हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीपीएससी 108 पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, डिस्कस द रोल ऑफ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि पॉलिसी बनाने के प्रोसेस में लेजिस्लेचर, विधानमंडल, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका और जुडिशरी, न्यायपालिका क्या रोल प्ले करते हैं। हर एक का कंट्रीब्यूशन और उनके बीच का इंटरैक्शन एक्सप्लेन करना जरूरी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। पब्लिक पॉलिसी बनाने का प्रोसेस डायनामिक होता है जिसमें सरकार के 3 मुख्य अंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का अहम योगदान होता है। लेजिस्लेचर कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव उन्हें लागू करती है और जुडिशरी उनका संवैधानिक पालन एंश्योर करती है। इन तीनों के बीच तालमेल से ही पॉलिसीज डेमोक्रेटिक, इफेक्टिव और लीगल बनती है। मेन बॉडी। 1. लेजिस्लेचर का रोल पॉलिसी फॉर्म्यूलेशन में। लेजिस्लेचर यानी संसद या विधानसभा वो इंस्टीट्यूशन है जो कानून बनाती है, जिसे पब्लिक पॉलिसी का बेस माना जाता है। ये जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को एक फोरम देती है जहां पब्लिक इश्यूज पर चर्चा होती है। पॉलिसी की शुरुआत प्राइवेट मेंबर बिल्स, कमेटी रिपोर्ट्स या क्वेश्चंस के जरिए होती है। उदाहरण, राइट टू एजुकेशन एक्ट और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जैसे कानून पार्लियामेंट में चर्चा के बाद पास किए गए। 2. एग्जीक्यूटिव का रोल पॉलिसी फॉर्म्यूलेशन में। एग्जीक्यूटिव में मंत्री और ब्यूरोक्रेट्स शामिल होते हैं जो पॉलिसीज बनाते और इम्प्लीमेंट करते हैं। मिनिस्टर्स पॉलिटिकल डायरेक्शन देते हैं और ऑफिसर्स टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। ये लोग रिसर्च करते हैं, ड्राफ्ट पॉलिसीज बनाते हैं और स्टेक होल्डर्स से कंसल्ट करते हैं। उदाहरण, नीति आयोग एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी प्लानिंग में मदद करता है। 3. जुडिशरी का रोल पॉलिसी फॉर्म्यूलेशन में। जुडिशरी सीधा कानून नहीं बनाती, लेकिन जुडिशियल रिव्यू और इंटरप्रिटेशन के थ्रू पॉलिसीज को इम्पैक्ट करती है। ये एंश्योर करती है कि पॉलिसी संविधान के अनुकूल हो और लोगों के अधिकारों की रक्षा हो। जुडिशियल एक्टिविज्म से कई नए पॉलिसी एरियाज इमर्ज हुए हैं। उदाहरण, विशाखा गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे जब वर्कप्लेस हरासमेंट पर कोई लॉ नहीं था। 4. तीनों अंगों के बीच तालमेल। डेमोक्रेटिक सिस्टम में तीनों ऑर्गन्स का कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। एग्जीक्यूटिव पॉलिसी ड्राफ्ट करता है, लेजिस्लेचर उसे पास करता है और जुडिशरी उसका लीगल रिव्यू करती है। चेक्स एंड बैलेंसेस से पावर मिसयूज नहीं होता और पब्लिक इंटरेस्ट बना रहता है। कंक्लूजन। अंत में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का रोल अलग अलग होते हुए भी पॉलिसी फॉर्म्यूलेशन में एक दूसरे से जुदा होता है। लेजिस्लेचर लेजिटिमेसी देता है, एग्जीक्यूटिव उसे ग्राउंड लेवल पर लागू करता है और जुडिशरी एंश्योर करती है कि सब कुछ संवैधानिक तरीके से हो। इनकी सिनर्जी से हाई पॉलिसीज इंक्लूसिव और वैलिड बनती है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, एग्जामिन द वर्किंग ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज इन इंडिया एंड ब्रिंग आउट इट्स मेजर चैलेंजेस। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि म्यूनिसिपैलिटीज यानी शहरी निकाय भारत में कैसे काम करते हैं। साथ ही हमें उनके सामने आने वाली मुख्य समस्याओं को भी हाईलाइट करना है, जैसे कि गवर्नेंस, फाइनेंस और प्लानिंग की दिक्कत। आंसर। इंट्रोडक्शन। म्यूनिसिपैलिटीज अर्बन एरियाज का लोकल गवर्नमेंट होती है जो सिटीज और टाउन्स का प्रशासन संभालती है। 1992 के 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद इनको संवैधानिक दर्जा मिला। इनका काम होता है सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, वेस्ट मैनेजमेंट और प्लानिंग जैसे सर्विसेज प्रोवाइड करना। लेकिन इनके काम में कई चैलेंजेस भी होते हैं जो इनकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। इस आंसर में हम उनकी फंक्शनिंग और प्रॉब्लम्स को समझेंगे। मेन बॉडी। 1. स्ट्रक्चर और टाइप्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज। 74th अमेंडमेंट के तहत म्यूनिसिपैलिटीज को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, बड़े शहरों के लिए। म्यूनिसिपल काउंसिल्स, मध्यम साइज के टाउन्स के लिए। नगर पंचायत्स, जो रूरल से अर्बन में बदल रहे हैं।
इनमें इलेक्टेड मेंबर्स, काउंसलर्स और अपॉइंटेड ऑफिशियल्स, कमिश्नर्स होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन चलते हैं। 2. फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। 12th शेड्यूल के अनुसार इनको 18 कामों के लिए जिम्मेदार बनाया गया है, जैसे अर्बन प्लानिंग, लैंड यूज कंट्रोल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर सप्लाई, हेल्थ और सैनिटेशन, स्लम और पॉवर्टी रिडक्शन। कुछ स्टेट्स ने एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी हैं, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट। 3. काम करने का तरीका और फंडिंग। म्यूनिसिपैलिटी स्टैंडिंग कमिटीज, वार्ड कमिटीज के थ्रू डिसीजंस लेती है। इनकी इनकम आती है अपने सोर्सेस से, प्रॉपर्टी टैक्स, यूजर चार्जेस। राज्य सरकार से ग्रांट्स, रेवेन्यू शेयर। केंद्र सरकार से स्कीम्स जैसे स्मार्ट सिटीज, अमृत। लेकिन रेवेन्यू कलेक्शन वीक होने के कारण पैसों की कमी होती है। 4. मेजर चैलेंजेस जो म्यूनिसिपैलिटीज को फेस करनी पड़ती है। ए. फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। लोकल टैक्सेस सही से कलेक्ट नहीं होते। स्टेट से फंड लेट मिलते हैं। ऑटोनॉमी की कमी होती है, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर वीक होता है। बी. एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज। स्किल्ड स्टाफ की कमी। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस काफी होता है। कंप्लेंट सिस्टम इफेक्टिव नहीं है। सी. गवर्नेंस में दिक्कतें। कई एजेंसीज के कारण कोऑर्डिनेशन नहीं होता, जैसे वाटर बोर्ड, ट्रांसपोर्ट। वार्ड सभास और सिटीजन फीडबैक सिस्टम्स काफी इनएक्टिव रहते हैं। डी. टेक्नोलॉजी और प्लानिंग में कमी। अर्बन एरियाज में टेक्नोलॉजी का उस कम होता है। स्लम्स और अर्बन पुअर के लिए प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती। ए. एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी इश्यूज। कचरा अलग नहीं होता, पॉल्यूशन होता है, ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। ग्रीन प्लानिंग और क्लाइमेट एक्शन में भी कमी है। कंक्लूजन, म्यूनिसिपैलिटीज अर्बन गवर्नेंस का कोर पार्ट है, लेकिन कई प्रॉब्लम्स की वजह से ये अपना काम सही से नहीं कर पाती। अगर इन्हें ज्यादा पावर्स, पब्लिक पार्टिसिपेशन और एजेंसी कोऑर्डिनेशन मिले तो ये सिटीज के डेवलपमेंट को एक्सेलरेट कर सकती है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Question 3. Analyze the objectives and features of legislation on public services delivery. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी के लिए जो कानून बनाए जाते हैं, उनके क्या उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और उनके मुख्य फीचर्स क्या होते हैं। हमें ये भी समझाना है कि ये कानून गवर्नेंस को बेहतर बनाने में कैसे मदद करते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। पब्लिक सर्विस डिलीवरी का मतलब होता है कि सरकार अपने नागरिकों को जरूरी सेवाएं जैसे कि पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, etc. उपलब्ध कराए। इस डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए कुछ कानून बनाए जाते हैं जो कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। इन कानून का उद्देश्य ये होता है कि नागरिकों को समय पर सेवाएं मिल सके बिना किसी भ्रष्टाचार या विलंब के। मध्य प्रदेश का लोक सेवा गारंटी एक्ट इसका एक अच्छा उदाहरण है। मेन बॉडी। 1. पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी लॉज के ऑब्जेक्टिव्स। समय से सेवाओं की उपलब्धता। इन कानून का पहला उद्देश्य ये होता है कि लोगों को सेवाएं निश्चित समय में मिल सकें। अधिकारियों की अकाउंटेबिलिटी। अगर सेवा समय पर नहीं मिलती तो जिम्मेदार अधिकारियों पर एक्शन लिया जा सकता है। नागरिकों का सशक्तिकरण। ये कानून लोगों को उनकी सेवाओं के प्रति अधिकार देता है और कंप्लेंट करने का ऑप्शन भी देता है। ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी। इनका लक्ष्य है कि सेवा प्रदान की प्रक्रिया को साफ सुथरा और भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाए। गुड गवर्नेंस को प्रमोट करना। जब सेवाएं अधिकार के रूप में मिलती है तो लोगों का सरकार पर विश्वास बढ़ता है। 2. इन कानून के की फीचर्स। टाइम बाउंड सर्विसेज। हर सेवा के लिए एक निर्धारित समय दिया जाता है, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट 7 दिन में। कंप्लेंट सिस्टम। 3 स्टार पर अपील सिस्टम होता है, पहला अपील, दूसरा अपील और फाइनल अथॉरिटी तक जाने का ऑप्शन। पेनल्टी प्रोविजंस। अगर अधिकारी समय पर सेवा नहीं देते तो उन पर फाइन लग सकता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। आप JY एडिटर स्टेट्स ऑनलाइन पोर्टल्स और ऐप्स के जरिए सर्विसेज और कंप्लेंट्स अलाउ करते हैं। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। इसमें कुछ डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स या डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं जो इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। 3. इंडियन स्टेट्स के एग्जाम्पल्स। मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी एक्ट 2010 पहला स्टेट जहां ये कानून लागू हुआ था, 50+ सर्विसेज को कवर करता है। दिल्ली टाइम बाउंड डिलीवरी एक्ट 2011 यहां ऑफिशियल्स के ऊपर ऑटोमेटिक फाइन लगता है अगर सेवा डिले होती है। पंजाब, बिहार, राजस्थान, कर्नाटका।
इन सभी स्टेट्स में भी ऐसे कानून हैं जो टाइमली सर्विसेज और ग्रीवेंस रिड्रेसल को इंश्योर करते हैं। 4. इम्पैक्ट और चैलेंजेस। अच्छे परिणाम, डिले और रेड टेपिज्म में कमी, नागरिक ज्यादा अवेयर और एम्पावर्ड हुए, सरकारी दफ्तर में एफिशिएंसी बढ़ी। समस्याएं, लोगों को कानून के बारे में जानकारी की कमी, ब्यूरोक्रेसी का रेजिस्टेंस, गांव में डिजिटल सिस्टम की कमी, पेनल्टी का इम्प्लीमेंटेशन वीक होना। कंक्लूजन, पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी लॉ सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस की तरफ एक जरूरी कदम है। इनसे एक ऐसी सिस्टम बनाई जा सकती है जहां हर नागरिक को अपनी सेवा समय पर और आसानी से मिल सके। लेकिन इनका सफल इम्प्लीमेंटेशन तभी होगा जब अवेयरनेस, मॉनिटरिंग और स्ट्रांग एनफोर्समेंट होगा। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 4. Write short notes in about 200 words on each of the following. A. Systems model for policy analysis. B. Advantages and disadvantages of zero-based budgeting. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 2 अलग-अलग शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, हर एक लगभग 200 वर्ड्स में। पहला पार्ट सिस्टम्स मॉडल के बारे में है जो पॉलिसी एनालिसिस के लिए उस होता है। दूसरा पार्ट जीरो बेस्ड बजटिंग के फायदे और नुकसान बताता है। दोनों का बेसिक मीनिंग और उस समझाना होगा। आंसर। इंट्रोडक्शन। पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस में कई तरह के मॉडल्स का उस होता है जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट मॉडल है सिस्टम्स मॉडल। ये मॉडल पॉलिसी मेकिंग को एक प्रोसेस के रूप में देखता है जिसमें इनपुट्स, कन्वर्जन और आउटपुट्स होते हैं। वहीं बजटिंग भी एक इम्पॉर्टेंट टूल है और जीरो बेस्ड बजटिंग एक मॉडर्न टेक्निक है जिसमें हर खर्चे को नए से जस्टिफाई करना पड़ता है। दोनों ही कॉन्सेप्ट्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत उपयोगी है। ए. सिस्टम्स मॉडल फॉर पॉलिसी एनालिसिस। मीनिंग एंड फीचर्स। सिस्टम्स मॉडल को डेविड ईस्टर्न ने डेवलप किया था। इस मॉडल के मुताबिक पॉलिसी एक पॉलिटिकल सिस्टम का आउटपुट होती है। इसमें इनपुट्स जैसे डिमांड्स और सपोर्ट, कन्वर्शन, डिसीजन मेकिंग और आउटपुट्स, पॉलिसी होते हैं। फीडबैक और एनवायरनमेंट भी इस प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। एप्लीकेशन इन पॉलिसी एनालिसिस। ये मॉडल समझाता है कि पॉलिसी कैसे बनती है और यूएस में किन फैक्टर्स का रोल होता है। इस मॉडल से ये भी पता चलता है कि पॉलिसी सोसाइटी, इकोनॉमी और लोगों की एक्सपेक्टेशन से कैसे प्रभावित होती है। जैसे कि अगर बेरोजगारी बढ़ रही है, इनपुट, तो सरकार जॉब स्कीम, आउटपुट ला सकती है। सिग्निफिकेंस। ये मॉडल सिस्टम के हर पार्ट को कनेक्ट करता है और पॉलिसी प्रोसेस को क्लियरली समझाता है। इससे एडमिनिस्ट्रेटर्स को फीडबैक लेने और पॉलिसी सुधारने में मदद मिलती है। बी. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग, ZBB। मीनिंग ऑफ ZBB। जीरो बेस्ड बजटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हर नए बजट साइकिल में हर खर्चे को जीरो से जस्टिफाई करना पड़ता है। इसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर के बदलाव नहीं, बल्कि पूरे बजट का नए से एनालिसिस होता है। एडवांटेजेस ऑफ ZBB। रिसोर्सेस का एफिशिएंट यूज होता है क्योंकि हर एक्टिविटी को उसकी जरूरत और बेनिफिट के बेस पे फंड मिलता है। पुरानी और बेकार हो चुकी एक्टिविटीज हटाई जा सकती है। अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है और मैनेजर्स एक्टिवली बजटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ ZBB। बहुत टाइम कंज्यूमिंग और कॉम्प्लेक्स होता है, स्पेशली लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। डॉक्यूमेंटेशन और जस्टिफिकेशन का लोड बहुत ज्यादा होता है। कुछ लॉन्ग टर्म और इंटेंजिबल प्रोग्राम्स इग्नोर हो जाते हैं क्योंकि वो इजीली मेजरेबल नहीं होते। कंक्लूजन। सिस्टम्स मॉडल पॉलिसी बनाने की पूरी प्रोसेस को लॉजिकली समझाता है, जबकि जीरो बेस्ड बजटिंग एक नए तरीके से बजटिंग करने का मेथड है जो रैशनल है पर थोड़ा चैलेंजिंग भी हो सकता है। दोनों हाई टूल्स गवर्नेंस को बेटर बनाने में मदद करते हैं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।